नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी बच्चों का। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के चित्रकला विषय के प्रायोगिक कार्य के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। चूंकि चित्रकला विषय का प्रायोगिक जो पार्ट है, हिस्सा है, यह इस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। चूंकि चित्रकला विषय में जैसे पेपर होते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं भी ली जाती हैं। अतः बच्चों, आज हम इसी प्रायोगिक कार्य के संबंध में चर्चा करेंगे। बच्चे जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं, बच्चों उनसे प्रैक्टिकल फाइल मांगी जाती है। फाइल कैसे बनाएं, उसमें क्या करना है, कितनी शीट्स लगानी है, कौन कौन से चित्र उसमें बना सकते हैं और कौन से नहीं बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी फाइल कैसे बननी चाहिए। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे बच्चों, तो आपसे फाइल मांगी जाएगी और आपको अपनी इस फाइल को अपने पहले ही तैयार करके रखनी है। हमारी जो ये फाइल होगी बच्चों, इसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न लगे होने चाहिए। इन्हीं शीट्स के अंदर हमें अलग अलग विषयों से जुड़े हुए कार्य करने हैं। हमारी जो ये ड्राइंग फाइल होगी, इसमें हमें वस्तु चित्रण और प्रकृति चित्रण दोनों विषयों पर आधारित चित्रांकन करना है। इन्हीं दोनों विषयों पर विस्तार से हम आगे विचार करेंगे। कम से कम 3 जो पृष्ठ होंगे बच्चों, इन तीनों पृष्ठों का आकार पूर्व निर्धारित है। यह 15 बाई 11 इंच के अर्थात 1/4 इंपीरियर आकार के होते हैं। 1/4 इंपीरियर को अब आप आसानी से समझें तो हमारा जो फुल चार्ट साइज हमको बाजार में मिलता है, उसका चौथाई भाग 1/4 इंपीरियर लगभग होता है। तो इस 1/4 इंपीरियर के आकार के हमारे 3 पृष्ठ फाइल में लगने हैं। इन पृष्ठों में बच्चों एक जो चित्र होगा वह तो पेंसिल रेखांकन बना हुआ होगा, अर्थात पेंसिल में ही सिर्फ आउटलाइन चित्र की हमको करके रखनी है। दूसरे चित्र में बच्चों एक रंगीन चित्र बनाया जाएगा। इनमें भी प्रकृति चित्र या वस्तु चित्र ही होना चाहिए। इसके आगे बच्चों हमारा जो तीसरा चित्र होगा, यह पेन और शाही में बना हुआ हो सकता है। इस प्रकार ये तीनों चित्र हमको हमारी फाइल में लगाने हैं। बाकी बचे जो 3 चित्र हैं बच्चों, इनमें मानव और पशुओं का चित्रांकन करना है। कम से कम इन विषयों से जुड़ी हुई ये 3 शीट्स होनी चाहिए। इनका भी आकार बच्चों वही 1/4 इंपीरियर साइज 15 बाई 11 इंच का पूर्व निर्धारित किया गया है। इनमें से एक पेंसिल स्केच होगा, पेंसिल से बना हुआ रेखांकन चित्र बना हुआ होगा। इनके जो विषय हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, मानव या पशु चित्र ही होने चाहिए। इनमें दूसरा जो चित्र होगा बच्चों, यह भी पेंसिल में बना हुआ होगा, लेकिन इसमें छाया प्रकाश हमको दिखाना है। अर्थात पेंसिल से जब हम ड्राइंग कर लेंगे तब हमको उसमें पेंसिल से ही शेडिंग भी करनी है। आगे ये भी मानव और पशु चित्रण से ही संबंधित होगा। इसमें एक रंगीन चित्र भी बनाना है हमें। तीसरा चित्र, इसमें भी हमें बच्चों मानव और पशुओं दोनों का चित्रांकन करना है। अर्थात हमारी जो तीसरी शीट होगी, इसमें मानव भी होना चाहिए और पशु भी होना चाहिए। बाकी बची हुई शीट्स हैं बच्चों, वो संयोजन के विषयों से संबंधित हैं। वे हैं कम से कम 4 शीट, 4 पृष्ठ संयोजन के दृश्यों से युक्त होनी चाहिए। इनमें एक संयोजन का जो दृश्य है वह रंगीन होना चाहिए और रेखांकन युक्त होना चाहिए। अर्थात जो हम एक संयोजन का दृश्य बनाएंगे वह रंगीन होना चाहिए और उसमें आउटलाइन भी होनी चाहिए। दूसरा हम संयोजन का जो दृश्य बनाएंगे, ये कोलाज तकनीक में बना होना चाहिए। कोलाज तकनीक क्या होती है बच्चों? कोलाज तकनीक का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। आपने बचपन में जब भी आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, आपने गेहूं के दानों, दालों और रंगीन अनाजों से आपने चित्र बनाए होंगे। बिल्कुल ही ऐसे ही कोलाज बनता है। कोलाज अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोलाज आप पेपर कटिंग से भी लगा सकते हैं, तो रंगीन कपड़े की कतरनों से भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप घर के जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे भी ये कोलाज बना सकते हैं। तो आपको एक जो चित्र बनाना है वह रंगीन कोलाज का दृश्य बनाना है।
तीसरा चित्र बच्चों आपको पेस्टल रंगों से युक्त बनाना है। पेस्टल रंग कौन से होते हैं? मोम रंगों को पेस्टल का रंग कहा जाता है बच्चों। मोम रंग हम आम भाषा में बोलते हैं और पेस्टल रंग इन्हीं मोम रंगों की एक अच्छी क्वालिटी होती है, उसे पेस्टल रंग कहा जाता है। इन पेस्टल रंग में ऑयल की मात्रा कुछ अधिक होती है, तो आपको इन्हीं मोम रंगों से या पेस्टल रंगों से हमारा अगला चित्र बनाना है। और अंतिम जो चौथा चित्र है बच्चों, यह पेंसिल व पेन शाही से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आपको ये चारों चित्र बनाने हैं। इस प्रकार हमारी बच्चों ये फाइल तैयार हो जाएगी और इस फाइल को वस्तु चित्र, प्रकृति चित्र और मानव पशु आकृतियों से युक्त संयोजित कर आपको ये पूर्ण करनी है। इस फाइल के भी बच्चों हमारे पूर्व निर्धारित अंक होते हैं। इस फाइल में हमें किन किन विषयों से जुड़े हुए चित्र बनाने हैं ये तो आपको बताया ही था, जैसे वस्तु चित्र, प्रकृति चित्र और मानव और पशुओं का चित्र। लेकिन इन सभी चित्रों में होता क्या है और हम कैसे बना सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। एक पहला विषय लेते हैं बच्चों, शुरू करते हैं हम वस्तु चित्रण से। वस्तु चित्रण क्या होता है? शीर्षक से ही स्पष्ट होना चाहिए। वस्तु अर्थात वस्तुओं का चित्र बनाना ही वस्तु चित्रण है। हमारी आम जिंदगी में रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं इनमें हजारों वस्तुओं को हम काम में लेते हैं, जैसे कप, गिलास, प्लेट, मग, मटकी, सुराही, ऐसे बहुत से काम में आने वाली ये जो वस्तुएं हैं ये ही हम यहाँ पर मॉडल के रूप में वस्तु चित्रण में काम में लेने वाले हैं। अतः इन्हीं के चित्र को वस्तु चित्र कहा गया है। वस्तु चित्रण को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? बच्चों, वस्तुओं का नाम सुनकर हमको बहुत इजी लगता है कि इनका चित्र सिखाया क्यों जा रहा है हमको यहाँ पर। इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हम पर्सपेक्टिव सीखें, परिदृष्टि क्या होती है इसके बारे में छात्र जान सकें। इसलिए आपको ये वस्तु चित्रण सिखाया गया है कि किस प्रकार से हम पर्सपेक्टिव या परिदृष्टि का सही उपयोग करके हम वस्तुओं पर आधारित चित्र कैसे बना सकते हैं। वास्तव में परिदृष्टि होती क्या है यह हम वस्तु चित्रण के दौरान समझेंगे। हम छाया और प्रकाश के बारे में सही रूप से जान सकें, पहचान सकें और चित्रों में हम उनका उपयोग कर सकें। इसलिए भी हमें वस्तु चित्रण पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त बच्चों, वस्तुओं के आकार का सही नाप, अनुपात हम कैसे अपने चित्रों में दर्शाएं, इसके लिए हम सक्षम बन सकें, इसलिए भी शुरुआत में बच्चों को वस्तु चित्रण सिखाया जाता है। रंगों को सही तरीके से हम कैसे उपयोग में लाएं, कैसे हम चित्रों में उनका सही उपयोग करते हुए उनको पूर्ण कर सके, इसलिए भी बच्चों को ये वस्तु चित्रण शुरुआत में सिखाया जाता है। वस्तु चित्रण के लिए हमें आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में कैसे चित्र बनेगा उस पर चर्चा करेंगे। अतः हमें सबसे पहले सामान चाहिए होगा, हम उसके ऊपर बात करते हैं बच्चों। हमें ड्राइंग बोर्ड की जरूरत है। ड्राइंग बोर्ड ना मिले तो हम किसी मोटे गत्ते से भी काम चला सकते हैं। सामान्य रूप से क्वार्ट्रे शीट या ड्राइंग पेपर पर हम ये चित्र बना सकते हैं। इनके लिए हमें ड्राइंग पेन, पेंसिल, विशेष रूप से HB, 2B, 4B और 6B पेंसिल हमें वस्तु चित्रण में चाहिए होगी। साधारण अच्छा मिटाने वाला रबड़, कोमल रबड़। इसके अतिरिक्त रंग सामान्य रूप से हम मोम रंग और जल रंगों का ही उपयोग करेंगे। इसके अलावा हमें ब्रश चाहिए होगी। ब्रश भी हमें आसानी से जो राउंड ब्रश उपलब्ध हो जाती है, बस उसके बालों की जो क्वालिटी है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी और ध्यान रखें तो हमारा जो चित्र है वो बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अतिरिक्त कलर मिक्सिंग प्लेट में के लिए हमें कोई भी सफेद तश्तरी हम इसमें काम में ले सकते हैं, जहां पर कि हम आसानी से रंग मिला सकें। और इसके अलावा हमें मॉडल चाहिए होता है। मॉडल, जैसा कि अभी आपको बताया कि हम दैनिक जीवन में काम में लेने वाली वस्तुओं को यहाँ पर चित्रित करते हैं, अतः हम उन्हीं वस्तुओं को अपने सामने अरेंज करके, उन्हें व्यवस्थित करके मॉडल के रूप में काम में लेते हैं। इनमें अपना कुछ भी हो सकता है बच्चों, जैसे पुस्तक भी हो सकती है, बॉक्स भी हो सकता है, बर्तन, फल, घर का सामान,
इत्यादि वस्तुएं हम काम में ले सकते हैं। इनमें छोटी सी बात हम ध्यान रखें कि हमें किसी भी चौकोर या बेलनाकार वस्तुओं को भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 ज्यामितीय आकार को रख सकते हैं और एक किसी प्राकृतिक आकार को भी वस्तु चित्र के रूप में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन आकारों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का चयन कर अपने वस्तु चित्रण कर सकते हैं। वस्तु चित्रण करते वक्त हमें साजो सामान के साथ व्यवस्थित होकर बैठना है, कमर सीधी करके बैठनी है और फिर हम अपना चित्र प्रारंभ करते हैं। चित्र प्रारंभ करने से पहले हम अपने वस्तु को बहुत ध्यान से देखते हैं। वस्तु को ध्यान से देखने और बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। पहला है परिदृष्टि या पर्सपेक्टिव। हमारे सामने जो भी वस्तु रखी रहती है बच्चों, हमें उसका सही आकार और रूप पता होना चाहिए, तभी हम उन वस्तुओं को सरलता से हम अपने इस कागज में बना सकते हैं। जब हम अपने उस हार्ड बोर्ड पर, उस लकड़ी के बोर्ड पर या गत्ते पर अपना कागज बोर्ड पिन के जरिए कस लेते हैं, तब हमें सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम अपने उस कागज को कैसे रखें, आड़ा रखें कि खड़ा रखें। यह सब बातें हमारा वस्तु कहता है। अगर हमारे वस्तु की चौड़ाई ज्यादा है तो हमें कागज को आड़ा रखना चाहिए, और अगर वस्तु की लंबाई ज्यादा है तो हमें कागज को खड़ा रखना चाहिए। लेकिन जब हमने अपने इस कागज को रख लिया, अब इसके बाद हमें चित्र बनाना है पेंसिल की सहायता से, और अब हम अपने सामने रखी उस वस्तु को देखते हैं। तो वस्तु का सबसे पहले हमें पर्सपेक्टिव देखना आना चाहिए, अर्थात उस वस्तु की स्थिति हमें कैसी दिखाई दे रही है। क्या वह वस्तु आयताकार है, चौकोर है या किस अन्य प्रकार की हमको दिखाई दे रही है। अतः हमें इस पर्सपेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होता है, वस्तु हूबहू जैसी दिखाई दे रही है वैसी की वैसी बनती है। यही है यथार्थता। और अगर वस्तु पास में है तो वह बड़ी बनेगी, और अगर वस्तु दूर है तो वह छोटी बनेगी। वस्तु दूर है तो छोटी कैसे बच्चों? जैसा एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर ये वस्तुएं, ये बॉटल्स रखी हुई हैं। ये बॉटल्स क्रमिक रूप से रखी गई हैं, क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक रखी गई हैं। इनमें जो वस्तु पास में है, अर्थात ये जो पहली बॉटल है यह सबसे पहले है, पास में है, इसलिए इसका आकार सबसे बड़ा है। और क्रमिक रूप से जैसे जैसे बॉटल्स दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे इनका आकार क्रमबद्ध रूप से छोटा होता चला जाएगा, और एक अंत में दूर हमें बिल्कुल छोटी नगण्य सी बॉटल नजर आएगी। तो इस प्रकार से पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी है। ऐसा ही एक और उदाहरण यहाँ गत्ते का, इस कार्डबोर्ड के बॉक्स का लिया गया है। ये जितने भी बॉक्स हैं ये भी इसी प्रकार से क्रमिक रूप से एक पंक्ति में रखे गए हैं, और इनमें भी पास का जो ये बॉक्स है यह सबसे बड़े आकार का, तो जो दूर का बॉक्स है वह बहुत ही छोटे आकार का नजर आ रहा है। बच्चों, यही है पर्सपेक्टिव। इसमें पास की वस्तुएं बड़ी और दूर की वस्तुएं छोटी नजर आती हैं। ऐसे ही वस्तु चित्र में अगर कोई वस्तु पहले रखी है तो उसका आकार बड़ा बनाइए, और अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो उसका आकार तुलनात्मक रूप से छोटा बनाइए। क्या वस्तु दूर रखी होने से छोटी हो जाती है? नहीं, लेकिन बच्चों उसकी स्थिति के कारण वह हमें छोटी नजर आती है। अतः इस स्थिति के आधार पर ही चित्र को बनाया जाता है, और यही है पर्सपेक्टिव। इसका हमें चित्र में ध्यान रखते हुए अंकन करना चाहिए, तभी हमारा चित्र सही हूबहू निर्मित होगा। अगला बिंदु लेते हैं बच्चों हम छाया प्रकाश। वस्तु चित्रण करते वक्त बच्चों हमें छाया प्रकाश भी करना है। जब भी हम कोई रेखा चित्र बनाएं, वस्तु चित्र बनाएं, तो उसमें हमें पेंसिल शेड करनी है। जैसा यहाँ इस चित्र में भी देखिए, वस्तु चित्र है, एक जग जैसा आकार है, एक गिलास और चम्मच है, और ये एक शिमला मिर्च इसमें रखी गई है। इसमें पेंसिल शेडिंग की गई है। बच्चों, ऐसा ही छाया प्रकाश हमको अपने चित्रों में भी करना है। यह छाया प्रकाश होता क्या है बच्चों?
वास्तव में छाया प्रकाश प्रकाश का प्रभाव है। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वह प्रकाश, और जहां रोशनी नहीं पड़ती उसमें छाया बनी हुई रहती है। अतः हमारा ये जो छाया प्रकाश है, शेडिंग है, लाइट एंड डार्क शेडिंग, यह सिर्फ एक प्रकाश का प्रभाव है। इस प्रकाश के प्रभाव से ही जो जितनी भी वस्तुएं हैं वह प्रभावित होती हैं और उन पर एक विचित्र प्रकार का शेडिंग हमको नजर आती है, जिससे वस्तु उभारदार दिखाई देती है। यह जो छाया प्रकाश है बच्चों, ये हमारे इन्हीं वस्तुओं को, जिन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, हमारे इन ऑब्जेक्ट्स को 3D दिखाते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3 दिशाओं युक्त दिखाई देते हैं। इन 3 दिशाओं में क्या गिना जाता है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इससे छाया प्रकाश करने से ये तीनों ही चीजें हमें हमारे चित्र में दिखाई देती हैं। इससे हमारा चित्र उभारदार और सजीव दिखाई देता है। अतः चित्र को सजीव, सफल, अच्छा बनाने के लिए हमें इन्हीं तीनों चीजों पर, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को अपने चित्र में बनाना चाहिए। और वह तभी बनेगा जब हम चित्र में छाया प्रकाश अंकित करेंगे। जितना सफल हमारा यह छाया प्रकाश होगा बच्चों, हमारी जो वस्तु है, विषय वस्तु है, चित्र है, वह उतना ही सजीव नजर आएगा। इससे क्या हमें सहायता मिलती है? इससे हमें रंगांकन में भी सहायता मिलती है। हमारे बिना रंग किए भी हमारे चित्र में रंग महसूस होते हैं। जैसे छाया के यहाँ 3 रंग आप मान सकते हो। पहला, प्रकाश युक्त वह हिस्सा जो कि हमें बहुत ही ज्यादा चमकीला और सफेद दिखाना है, वह भाग हो गया प्रकाश युक्त। और जहां पर कम छाया है वह मध्यम, और जहां बहुत ज्यादा छाया बनाई गई है वह है गहरी छाया। तो इस प्रकार से हम अपने वस्तुओं में इन तीनों मोटे प्रकाश के तानों को जरूर बनाएं, तभी हमारा चित्र उभारदार बनेगा। हालांकि जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो हम इन तीनों तानों के अतिरिक्त भी बहुत सी तानों का निर्माण करके हम अपने चित्र को बहुत ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इससे हमारे चित्रों में आकार अनुरूपता आती है। आकार अनुरूपता से क्या अर्थ है बच्चों? जो भी आकार वस्तु हमारे सामने रखी गई है, हूबहू हम वैसी की वैसी उसे अंकित कर सकते हैं। अगर हमारे सामने 3 प्रकार के अलग अलग गिलास रखे हुए हैं तो हम उन तीनों अलग अलग गिलासों को अपने चित्र में अंकित कर सकते हैं और स्पष्ट रूप में इसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं कि कौन सा गिलास कौन सा बनाया गया है, और दर्शक भी बड़ी आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा गिलास किस स्थान पर रखा गया है। अतः इससे आकार अनुरूपता होती है जो हमारे चित्र को सफल बनाता है। अगला बिंदु लेते हैं बच्चों, नाप या अनुपात। हम जब कोई भी चित्र बनाते हैं तो हमें सबसे सरल तरीके से उसे बनाने के लिए चित्र को देखकर ही उसकी नापतोल कर लेनी चाहिए। उसमें नापतोल से कैसे बच्चों? यहाँ पर नापतोल का अर्थ है अनुपात लेने से। हमारे सामने जो भी वस्तु रखी गई है उसमें हमें अनुपात निर्धारित कर लेना चाहिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई में। यहाँ तक कि अन्य वस्तुओं से जो उसकी स्थिति है उसके संबंध में भी हमें अनुपात निर्धारित कर लेना चाहिए। इस अनुपात से हमारा जो चित्र है, उसके विषय तत्व हैं, वो सभी सटीक बनते हैं और इससे हमारे चित्र में आकारगत संतुलन भी उत्पन्न होता है। कैसे कि भाई, अगर हमारा गिलास या हमारा कोई भी वस्तु लंबाई में ज्यादा है तो हमारी चित्र में भी लंबाई ज्यादा बनेगी। अगर उसका जो चौड़ाई ज्यादा है तो हमारे चित्र में उस वस्तु की चौड़ाई ज्यादा बनेगी। तो अगर हमारा अनुपात बिल्कुल सही हमने चित्र में बनाया है तभी हमारे चित्र में आकारगत संतुलन भी व्यवस्थित बन सकता है। इस अनुपात का अगर सही निर्धारण होगा तभी हमारे चित्र में यथार्थता आएगी, नहीं तो चित्र बेडोल, कुरूप सा दिखाई देगा। अतः हमें
अनुपात लेना आना चाहिए। हम चित्र में अनुपात कैसे ले, इस तकनीक के संबंध में भी बच्चों हम चर्चा करते हैं। अनुपात लेने के लिए बच्चों को बहुत ही साधारण सी एक तकनीक सिखाई जाती है। वह कैसे है बच्चों? जो भी हमारे हाथ में पेंसिल हो, लंबी पेंसिल हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे हाथ में कोई भी लंबी पेंसिल हो, ब्रश हो या कोई भी लंबी डंडी हो, हम इस पेंसिल से या ब्रश से हम हमारे सामने रखी हुई वस्तु को नापते हैं। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर इस टेबल पर एक छोटा सा कोई बॉक्स रखा हुआ है और कलाकार ने अपने हाथ में ये पेंसिल ले रखी है। अपनी इसी पेंसिल की सहायता से यह कलाकार इस वस्तु को नाप रहा है। देखिए, वस्तु की चौड़ाई को नापने के लिए कलाकार ने इस पेंसिल को आड़ा रखा हुआ है। आड़ा रखकर अपने अंगूठे की सहायता से यह इसकी चौड़ाई का अंदाजा ले रहा है। यह जो इसकी पेंसिल है बच्चों, इस पेंसिल में इसका जो अंतिम सिरा है यह वस्तु की अंतिम रेखा को छू रहा है और इसका यह दूसरा सिरा अंगूठे से कलाकार ने नाप लिया है। इस प्रकार से कलाकार ने इस वस्तु की चौड़ाई को नापा। यहीं दूसरे क्षेत्र में भी कलाकार ने इस स्थान पर रखे इस लंबे बर्तन को नापने के लिए वस्तु जो हमारी पेंसिल थी, पेंसिल को खड़ा लंबवत रखा है, जिससे हम उसकी लंबाई को नाप सकते हैं। इस पेंसिल का जो ऊपरी सिरा है वह वस्तु के ऊपरी सिरे को छूता हुआ सा दिख रहा है और अंगूठे से हमने इसके निचले सिरे पर निशान लगाया है। वहां तक इस पेंसिल से उस वस्तु को नाप लिया है। यह है बच्चों हमारी ब्रश या हमारे पेंसिल से वस्तु का अनुपात लेना। इस तरीके से हम वस्तु की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ले सकते हैं कि क्या वस्तु की चौड़ाई है, क्या लंबाई है। अगर वस्तु की लंबाई ज्यादा है तो वह चौड़ाई से कितना गुना है। अगर वस्तु की लंबाई है तो वह चौड़ाई से कितना गुना अधिक है। इस प्रकार से हम अंदाजा या अनुपात निर्धारित कर लेते हैं और हम आसानी से अपने चित्रों को बिल्कुल आकारगत संतुलन के साथ अपने चित्र में बना सकते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और उदाहरण लिया है। कलाकार बिल्कुल सीधा अपने स्थान पर बैठा हुआ है। इन्होंने एक आंख बंद करके दूसरी आंख से पेंसिल को खड़ा किया और लंबवत इस बर्तन की जो लंबाई है उसका अनुपात निर्धारित कर रहे हैं कि हमारे उस पेंसिल में इसकी लंबाई कितनी नजर आ रही है। और इसी क्रम में पेंसिल को आड़ा करके उस वस्तु की चौड़ाई को नाप लिया जाएगा और फिर उस लंबाई और चौड़ाई में अनुपात निर्धारित कर लिया जाएगा कि जो चौड़ाई है वो लंबाई के कितना गुना छोटी है। तो ऐसे अनुपात निर्धारित करके बच्चों हम अपने चित्र को बड़ा ही सही और सटीक बना सकते हैं। यह अनुपात हमारे इस चित्र में सजीवता उत्पन्न करता है। अनुपात सही तो हमारा चित्र भी सही और सफल बनेगा। अब है बच्चों रंग। रंग क्या होते हैं? रंग प्रकाश का एक प्रभाव है। जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है और प्रकाश परावर्तन से हमें ये रंग नजर आते हैं। अगर हमारे चित्र में रंग अच्छे बने हुए होते हैं तो चित्र बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर दिखाई देता है। अतः हमें रंग योजना के संबंध में भी पता होना चाहिए कि चित्र में हम रंग कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर छात्रों को यह रंग भरना क्यों सिखाया जाता है? इसका उद्देश्य है बच्चों यही कि हमारा जो चित्र है वो वास्तविक बने। जैसा हमें सामने रखा हुआ, जिस रंग में रखा हुआ दिख रहा है, हूबहू वैसा ही रंग हम अपने चित्रों में भरें। इसलिए हमें रंगों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ रंगों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव भी पड़ता है। हमें वह आकर्षक तो लगता ही लगता है। इन रंगों से हम अपनी जिंदगी में बहुत ही सुख शांति अनुभूत करते हैं। किन रंगों का प्रभाव क्या होगा यह भी हमारे इस चित्रकला विषय में सिखाया जाता है। अतः हमें रंगों का ज्ञान होना चाहिए कि जो भाव हम बताना चाहते हैं उन्हीं भावों के आधार पर हम रंग प्रयुक्त करें। अतः हमें रंगों और तानों का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों ये तान क्या होती है?
तान का अर्थ यहाँ टोन से है। टोन्स, कलर टोन्स, हम अंग्रेजी में इन्हें टोन्स भी कहते हैं, कलर टोन्स। तो ये कलर टोन्स ही यहाँ पर हिंदी में तान कही गई है। रंगों के बारे में और रंगों की विभिन्न तानों अर्थात कलर टोन्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अपने चित्र में सही कलर टोन्स लगा सकेंगे। जैसा हमारे यहाँ चित्र में दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर कलर्स इस वस्तु चित्र में लगाए गए हैं, जिससे ये चित्र बहुत ही अच्छा, प्रभावशाली और आकर्षक करने वाला लग रहा है। यहाँ पर बच्चों जब हम रंग भरते हैं तो हमें रंग भरने के साथ साथ उसका छाया प्रकाश या हल्की गहरी तानों को कैसे प्रयुक्त करना है यह भी पता होना चाहिए। जैसा यहाँ चित्र में रंगों का बहुत ही सफल प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर ये पुस्तक बनाई गई है बच्चों, यहाँ पर देखिए रंग पर प्रकाश का प्रभाव दिखाया गया है। यहाँ पर हल्का नीला रंग तो यहाँ पर गहरा नीला रंग दिखाया गया है। चूंकि प्रकाश इधर से आता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए प्रकाश के प्रभाव में आने के कारण इधर का हिस्सा हल्का और इधर का हिस्सा गहरा दिखाई देता है। यही प्रभाव यहाँ पर गिलास में भरे पानी में और इस सेब में भी दिखाया गया है। अतः रंग करते वक्त बच्चों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो क्षेत्र प्रकाश के प्रभाव में है उसमें रंग चमकदार, स्पष्ट और हल्के दिखाई देंगे, और इसके विपरीत वाला जो क्षेत्र है जहां पर कम प्रकाश है वहां पर हमें कुछ गहरापन दिखाई देगा, छाया का प्रभाव हमको उसमें दिखाई देता है। ऐसे ही यह रंगीन दूसरा चित्र भी है जिसमें प्रकाश का बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट अंकन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम चित्र बनाने की क्या तरीका होता है, कैसे हम वस्तु चित्र को आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि छात्रों को जब भी कोई चित्र बनाना होता है, सामने कोई ऐसी वस्तु रख देते हैं जो उनको बनाने में कठिन महसूस होती है, उसके संबंध में कि हम ऐसी वस्तुएं जो हमको बनानी आती ही नहीं है, हम उनको कैसे बनाएं, ऐसा क्या तरीका है कि हम उन चीजों को आसानी से अपने चित्र में बना सकें। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। हम सबसे पहले चित्र में हमको भूमि बंधन आना चाहिए, अर्थात हमारे सामने कागज कैसा हमें रखना है, कैसे उसे प्रयोग में लाना है, यह पता होना चाहिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था बच्चों कि आपके पास जो शीट है उसे आप अपने ड्राइंग बोर्ड, हार्ड बोर्ड पर पेन के जरिए कस लीजिए और फिर अपने शीट को हाथ में रखकर अपनी वस्तु को देखिए। आपके सामने जो रखी वस्तु है, अगर उसकी लंबाई ज्यादा है तो शीट को खड़ा रखिए और अगर चौड़ाई ज्यादा है तो उसको आड़ा रखिए। आपने अपनी शीट रखी, अब इस अंतराल में जो खाली कागज है बच्चों, उसका जो स्थान है उसे अंतराल कहा जाता है। इस अंतराल में आपको चित्र बनाना है। अब आपका चित्र कैसे आप बनाएं, इसमें आप विशेष ध्यान रखिए कि हमें हमारे उस कागज में आधार रेखा खींचनी है। आधार रेखा क्या होती है बच्चों? आधार रेखा वह मध्य रेखा है जो कि धरातल और पृष्ठभाग के बीच में होती है। यहाँ पर आपकी सभी वस्तुएं रखी हुई हैं और यहाँ पीछे कोई भी पर्दा या कुछ लगा हुआ है, तो यही है आधार रेखा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से दिखाएं बच्चों। जैसे ये विषय वस्तु रखी हुई है, यह पर्दा है और यह आधार रेखा है, इसे आधार रेखा कहा जाता है। तो हमें इसी आधार रेखा का सटीक ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो विषय वस्तु है उसका अग्रभाग कौन सा है और यह पृष्ठभाग कौन सा है। क्योंकि हमारी जो ये वस्तुएं हैं ये अग्रभूमि पर रखी रहती हैं, आगे रखी रहती हैं, ना कि इस पर्दे पर। तो हमें यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सभी वस्तुएं अग्रभूमि पर बने, ना कि पृष्ठभूमि पर। तो जब भी हम चित्र बनाएं बच्चों, तो भूमि बंधन का विशेष ध्यान रखो कि हम वस्तुओं को इस प्रकार से बनाएं या इस आधार रेखा को इस प्रकार से अंकित करें कि हमारे जितनी भी विषय वस्तु है वो अग्रभूमि पर आगे की ओर रखी हुई नजर आए। तो इस प्रकार से बच्चों हमको भूमि बंधन
विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वस्तुएं सही स्थान पर बने, उसकी अग्रभूमि और पृष्ठभूमि स्पष्ट बने। इससे क्या होगा बच्चों? इससे चित्र में यथार्थता उत्पन्न होगी। हमें चित्र बहुत ही सरल रूप में समझ में आने लगेगा। चित्र बनाने पर हमने भूमि बंधन कर लिया। भूमि बंधन करने के पश्चात बच्चों, आपको जो भी विषय वस्तु का आकार है वह बनाना है। यह आकार हम कैसे बनाएं? इसके लिए हमें आकारगत सरलीकरण करना होगा। अर्थात जो भी सामान हमारे सामने रखा है उसको आप सरलीकृत आकार में बदल लीजिए। जैसे हमारे सामने यह एक बॉक्स, या इसे पुस्तक भी माना जा सकता है, यह बॉक्स रखा हुआ है, पुस्तक रखी है। इसे हम अपने भूमि पर, अपने शीट पर कैसे बनाएं? इसको सरलीकृत करिए। ये तो बहुत ही सरल सा बॉक्स है बच्चों, स्केल से आप इसे आसानी से बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएं? सबसे पहले आप दिमाग में विचार लाइए कि हमारा यह जो बॉक्स है, यह इस रेखा के, इस शीट के समानांतर रेखा पर रखा हुआ है। अतः यहाँ पर हम एक काल्पनिक आधार निर्मित करेंगे और इनमें इस कोणीय स्थिति का अंदाजा लगाएंगे, अनुपात निर्धारित करेंगे कि यह कोण इस कोण की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है। और उस कोणीय स्थिति के पश्चात हम इन दोनों रेखाओं का निर्माण करेंगे। जब ये दोनों रेखाएं जैसा हमारे पहले चित्र में बनाई गई हैं, जब हमें यह कोणीय स्थिति पता चल जाएगी तो हम बड़ी ही आसानी से इस रेखा को बना सकते हैं। और जब हमारी ये दोनों रेखाएं बन जाएंगी बच्चों, तो हम, चूंकि ये एक चतुर्भुज का आकार है, तो हम इनके सामने की इन दोनों रेखाओं का भी अंकन कर सकेंगे। यह अंकित होने के पश्चात बच्चों, अब सभी को जानकारी है कि समानांतर जो रेखाएं होती हैं, आमने, इस चतुर्भुज में जो आमने सामने की रेखाएं हैं वे बराबर हैं। तो यहाँ पर ये सभी आमने सामने की रेखाएं बराबर हैं। जब हमारे पास यह रेखा बन गई, यह बन गई, तो यहाँ पर भी दूसरी रेखा इसके सामने हम इसी नियम के आधार पर बना सकते हैं। ऐसे ही जब हमें यह रेखा प्राप्त हो गई, यह प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर भी हम यह रेखा आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम अनुपात निर्धारित कर हम इन सभी रेखाओं को आसानी से बना सकते हैं। अतः बच्चों, हमारे पास चित्र बनाने का यह सरलीकृत जो स्वरूप है, हम इसे अपनाएंगे तो हमारा चित्र आसानी से बनने लगेगा। इस प्रकार हमारा जो यह चित्र है वह बड़े ही सरलीकृत रूप में बन जाएगा। अतः हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें यह आयताकार डिब्बा है, इसके ऊपर ये गिलास रखा हुआ है, यह बनाना है। हम यहाँ पर यह जो हमारा डिब्बा है, यह बनाना हम सीख चुके हैं। अब हम यह गिलास कैसे बनाएं? यह गिलास बनाने के लिए हम बड़े ही सरल स्वरूप में इसका अंकन करते हैं। क्योंकि यह जो गिलास है, यह हम बनाते हैं मध्य रेखा से। हमने अपने शीट में एक मध्य रेखा निर्मित कर दी। इसमें मध्य रेखा निर्मित करने के पश्चात हमारे इस गिलास में हमने जो अनुपात निर्धारित किया है, अर्थात इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई में जो हमने अनुपात निर्धारित किया, उसके आधार पर हम अपनी इस मध्य रेखा को बांट लेते हैं कि यहाँ पर हम इसका आधार बनाएंगे और उसके आधार के जितना गुना, तो ये लगभग हमारा दुगना है, तो लगभग हम इस दुगने स्थान पर एक बिंदु मार्क कर लेंगे और लंबाई का मध्य, इस मध्य रेखा को मानते हुए यहाँ पर आधार की रेखा खींच लेंगे। और अनुपातिक रूप से हमने यहाँ इसकी ऊंचाई तय की थी, उसी आधार पर हम यहाँ इसको, इस मध्य रेखा को मानते हुए यहाँ पर इसके मुंह की जो चौड़ाई है वह बना देंगे। इसके पश्चात हम इसकी, यह जो हमें ज्यामितीय रूप में गिलास प्राप्त हुआ है, इस ज्यामितीय गिलास के आधार पर और मुंह पर हम अंडाकार जो वृत्ताकार आकृति है वह निर्मित कर देंगे, जिससे हमें बड़े ही सरल रूप में यह गिलास प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, हम आकारों को सरल रूप में बनाकर ही
हमारे चित्र में बना सकते हैं। तो यह जो सरलीकृत आकार है, इससे चित्रों को बनाना, वस्तु चित्रों को विशेष रूप से बनाना बड़ा ही सरल हो जाता है। अतः आकारों के सरलीकरण से भी वस्तु चित्रण सरलता से किया जा सकता है। बच्चों, वस्तु चित्रण के पढ़ने के पश्चात हम प्रकृति चित्रण भी हमें हमारी फाइल में करना है। हम प्रकृति चित्रण की चर्चा करते हैं। प्रकृति चित्रण क्या होता है? प्रकृति हमारे आसपास जो हमारी प्रकृति है, इसी से संबंधित तत्वों का अंकन यहाँ प्रकृति चित्रण कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक तत्वों का चित्रण ही प्रकृति चित्रण है। यह हमें क्यों पढ़ाया जाता है? बच्चों, इसे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य है कि विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की आकृतियां हम अपने चित्रों में बना सकें। क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सुंदर सुंदर फूल, पत्तियां, पशु, पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, जलधाराएं, तालाब, समुद्र, बहुत से पहाड़ वगैरह हम देखते हैं। इन प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर जब हम इनसे आकर्षित होते हैं तो इन्हें हमें कागज में उकेरने का मन करता है। अतः हम इन प्राकृतिक दृश्यों को या वस्तुओं को अपने चित्रों में बना सकें, इसलिए हमें प्रकृति चित्रण सिखाया जाता है। संयोजन के साथ चित्र बना सके। प्रकृति चित्रण में विभिन्न तत्व होते हैं। हम उन सभी तत्वों को बहुत सही तरीके से अपने कागज में उकेर सकें, संयोजित कर सकें। अतः हमें प्रकृति चित्रण संयोजन के साथ हम बना सकें, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। साथ ही चित्रों में समन्वय के साथ जल रंगों का प्रयोग करते हुए हम अपने चित्र बना सकें, इसलिए भी हमें यह पढ़ना चाहिए। इसमें बच्चों, समन्वय का अर्थ उन्हीं सभी प्राकृतिक तत्वों को एक साथ सही तरीके से विशेष प्रभाव लिए हुए हमें जब बनाना पड़ता है, हम उन सभी को अच्छे से बना सके। अतः हमें प्रकृति चित्रण का ज्ञान होना चाहिए। चित्र बनाते समय संतुलन को हम ध्यान में रखते हुए अपने चित्र बना सकें, इसलिए भी हमें प्रकृति चित्रण पढ़ना चाहिए। संतुलन वही बच्चों कि प्राकृतिक तत्व जो भी हम बना रहे हैं वो बड़े संतुलित ढंग से प्रकृति ने बनाए हैं और हम भी अपने चित्र में उनको बड़ी ही सुंदरता से उन्हीं संतुलन के साथ हम अपने चित्र में बना सकें, इसलिए हमें प्रकृति चित्रण को विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये प्रकृति चित्रण के कुछ चित्र या उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। यहाँ पर बच्चों, प्रकृति चित्रण के लिए हमें सबसे पहले इस विषय को, जैसा कि हमने वस्तु चित्रण में भी पढ़ा था, पर्सपेक्टिव, परिदृष्टि को समझना विशेष आवश्यक है। जब हम परिदृष्टि या पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं तो हमारा जो चित्र है वो सरल और बहुत ही प्रभावशाली, सजीव बन जाता है। पर्सपेक्टिव, जैसा कि आपको बताया बच्चों, पर्सपेक्टिव है वस्तु स्थिति। जैसी वस्तु दिख रही है हूबहू वस्तु वैसी ही होनी चाहिए, जैसा यहाँ उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर क्रमिक रूप से पेड़ हमें छोटे नजर आ रहे हैं। पहला जो वस्तु है, पहला पेड़ है, क्योंकि यह पास में है इसलिए यह सबसे बड़ा, और यह पेड़ सबसे दूर है इसलिए यह छोटा दिखाई दे रहा है। तो जो वस्तु पास में है वह बड़ी बनेगी और जो वस्तु दूर है वह छोटी बनेगी। जो वस्तु पास में होगी उसका रंग भी हमें गहरा और चमकीला नजर आएगा। जो वस्तु जितनी दूर होगी उसका रंग भी हमें फीका और धुंधला नजर आएगा। ऐसा ही उदाहरण बच्चों यहाँ रेल की पटरियों का भी दिया गया है। ये जो रेल की पटरियां हैं, ये देखिए पास से हमें बहुत ज्यादा चौड़ी दिखाई दे रही हैं तो दूर से हमें आपस में मिलती हुई नजर आती हैं। रेल की पटरियां बच्चों कभी भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो दोनों पटरियां हैं वे समानांतर रेखा की भांति कार्य करती हैं और समानांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर ये पटरियां मिल नहीं रही, बस हमको दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर रही हैं। तो बच्चों, ऐसा ही प्रभाव हमें अपने चित्रों में भी दिखाना होता है। ऐसे प्रभाव से हम वस्तु को पास में और दूर दिखा सकते हैं। अतः अपने चित्र में इसी परिदृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम उस छोटे से पतले से कागज पर वस्तुओं को बहुत बड़ा और छोटा दिखा पाते हैं। अतः हमें चित्र बनाते वक्त इस पर्सपेक्टिव का, परिदृष्टि का विशेष ध्यान रखना होता है। इससे चित्रों में सजीवता आती है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम। प्रकृति चित्रण करते वक्त हमें संतुलन का ज्ञान होना चाहिए। संतुलन से क्या होता है बच्चों?
चित्र प्रभावशाली बनता है। अगर चीजें संतुलित ना हो तो वह कुरूप नजर आती हैं, जैसा भगवान ने हमें बनाया है। क्या हमारी एक आंख ऊपर है और नीचे है? नहीं, भगवान ने दोनों आंखें समान रूप से सही जगह पर संतुलित रूप में बनाई हैं। अगर हमारी एक आंख ऊपर नीचे होती तो क्या हम जैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो वैसे दिख पाते? नहीं दिख पाते। अतः भगवान ने जिस प्रकार से हर वस्तु को संतुलित किया है, तो चित्र में भी इसी गुण को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे चित्र अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में यह पेड़ बना है, बड़ा ही सुंदर पेड़ बना है, परंतु इसमें यह जो हमारा अंतराल है यह खाली छोड़ दिया गया है। तो क्या हमारी निगाह सिर्फ इस पेड़ को देखेगी, इस अंतराल को नहीं देखेगी, लेकिन एक बार देखकर वापस पेड़ पर आ जाएगी? तो क्या हमारा यह हिस्सा उपयुक्त है? खाली छूटा हुआ है, तो अनुपयुक्त इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। अतः हमारा संतुलन की दृष्टि से यह चित्र विफल हो चुका है, क्योंकि हमारे जो चित्र बनाने का उद्देश्य है वह यह है कि चित्र पूरा देखा जाए। यहाँ पर हमने इस ऊंची नीची भूमि को बनाया है। इस ऊंची नीची भूमि को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वहां अंतराल इतना ज्यादा खाली छूटा हुआ है कि उस भूमि को बनाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। अतः बच्चों, यहाँ पर संतुलन स्थापित करने के लिए हमें इस अंतराल में कुछ विषय वस्तु बनानी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर ये झोंपड़ी बनाई गई। जब इसमें यहाँ झोंपड़ी बनी तो यह जो पूरा अंतराल था वह काम में आया और हमारी दृष्टि न केवल पेड़ बल्कि इस घर को भी देखेगी। अब यह जो पृष्ठभाग में ऊंची नीची भूमि बनाई गई है, यह यहाँ पर इस पूरे चित्र को और सफल बनाती है। अतः यहाँ पर चित्र में विषयगत संतुलन अत्यंत आवश्यक है। वस्तुएं सही ढंग से सही स्थान पर बनी हो तो ही हमें अच्छी और प्रभावशाली दिखाई देती हैं। अतः प्राकृतिक चित्र में बच्चों संतुलन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संतुलन के आगे संयोजन। बच्चों, जब भी हम कोई चित्र बनाएं तो बड़े ही संयोजित ढंग से हमें उसे बनाना चाहिए, क्योंकि संयोजन का अर्थ ही योजना से है। विषयगत तत्वों को बहुत ही सुंदर योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करना ही संयोजन है। हमें चित्र बनाने के लिए बहुत से विषयगत तत्व दिए जाते हैं, जिसका कि हमें अपने चित्रों में प्रयोग करना होता है। कलाकार इन सभी विषयगत तत्वों का प्रयोग करके नए नए विषयों को खोज सकता है। इससे चित्र अलग प्रकार का और मौलिक भी दिखाई देता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है बच्चों, यह यहाँ पर विषयगत तत्व तो समान है। वही पुरुष आकृति दिखाई दे रखी है, लठ लिए हुए, पेड़ बनाए गए दो और पीछे पहाड़ बनाए गए और घर बनाया गया, लेकिन इसका संयोजन अलग प्रकार से किया गया है। यहाँ पर तो पेड़ों के साथ बीच में घर दिखाया गया है और पहाड़ों को ऊपर की तरफ और कम दिखाया गया है और ये कोने में मानव आकृति बना दी गई है। दूसरे संयोजन में देखिए, इस छोटे पेड़ को यहाँ पर झोंपड़ी के पीछे और बड़े पेड़ को आगे की ओर बनाया गया है। मानवाकृति के जाने के लिए यहाँ पर पथ इस घर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहाड़ों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषयगत तत्व तो वही थे, परंतु उनका प्रस्तुत करने का तरीका अलग था, उसकी योजना अलग थी। अतः यह जो संयोजन है बच्चों, इसी प्रकार से हमें अलग अलग नए नए चित्र प्रस्तुत करता है। इस संयोजन से कलाकार अपनी मौलिक कृतियों का निर्माण करता है। विषय वस्तु वही रहेगी, परंतु उसका प्रभाव अलग दिखाई देगा, जिसमें जितनी क्षमता होगी, अभिव्यंजना शक्ति होगी, कलात्मकता होगी, कल्पनाशीलता होगी, वह उतने ही संयोजन सुंदर बना सकेंगे। इससे कलाकार की जो परिदृष्टि है, पर्सपेक्टिव है, वह भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इस परिदृष्टि के प्रभावी होने से कलाकार संयोजन का बड़ा ही
सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। अतः कलाकार को पर्सपेक्टिव का ज्ञान होगा तो उसका यह संयोजन बहुत ही सुंदर बनेगा। वह संयोजन में संतुलन का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम कोई चित्र बनाएं तो उसमें जो विषय तत्व हैं वो संतुलित बने। संतुलित होंगे तो ही हमारा यह संयोजन का दृश्य अच्छा बनेगा। साथ ही यहाँ पर चित्रों के जो विषय तत्व हैं बच्चों, उनमें समन्वय भी होना चाहिए। वे एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए, तारतम्यता रखते हुए बने तो ही यह संतुलन सफल बनता है, संयोजन अच्छा बनता है। बच्चों, प्राकृतिक चित्र बनाते वक्त हमें समन्वय का भी ध्यान रखना चाहिए। समन्वय अर्थात विषयगत तत्वों में तारतम्यता हो। चित्र में प्रत्येक तत्व, विषय, आकार, रंग, तान, इन सभी को आपस में जोड़ते हुए, संबंध स्थापित करते हुए हमें बनाना चाहिए। जब भी हम कोई विषय तत्व लें तो उसी के अनुरूप हमें आकार प्रस्तुत करने चाहिए। अगर हमारा जो विषय है वह आकारों के अनुरूप नहीं होगा तो हमारा चित्र विफल बन जाएगा। और अगर रंग या जो कलर टोन्स हैं वो हमारे विषय के अनुरूप नहीं होंगी, आकारों के अनुरूप नहीं होंगी, तो भी हमारा चित्र उनसे प्रभावित होगा। अतः जितने भी हमारे तत्व हैं चित्रकला के, उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बनाना चाहिए। तभी हमारा चित्र अच्छा और सफल बनेगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा चित्र बनाने का कोई भी औचित्य स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इन सभी तत्वों को आपस में जोड़ते हुए, स्थापित करते हुए बनाना चाहिए, जिससे हम चित्र अपना सही रूप में प्राप्त कर लें और हमारा चित्र बनाने का जो औचित्य है वह सफल हो पाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम रंगों को की सही समानता से वस्तु में बहुत ही सरलता और सहजता के साथ लगाते हैं तो लय और समन्वय को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इन वस्तुओं या रंगों को आपस में स्थापित, जुड़ते हुए नहीं बनाएंगे, समन्वय के साथ नहीं बनाएंगे तो हमारे विषयों में तारतम्यता या लय भी नहीं होगी, जिससे हमारा चित्र विफल हो सकता है। यह चित्र हम इसी समन्वय के एक उदाहरण स्वरूप काम में लेते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र बनाया गया है बच्चों, इसमें रंग देखिए आप। यहाँ पर यह जो विषय तत्व है प्राकृतिक दृश्य का बनाया गया है। यहाँ पर रंगांकन में बड़ी ही समन्वयता, सुंदरता है। इसको जैसे हम समझें तो हमें पीले रंग की समानता दोनों रंगों में दिखाई देती है, चाहे वह आधार रंग योजना हो, चाहे वह यहाँ पर ऊपर पेड़ों की फूल पत्तियों का या जो ऊपर का रंगांकन किया गया है उसमें हो। दोनों में पीले रंग की समानता है। यहाँ तक कि बच्चों ये जो पेड़ों के तने बनाए गए हैं, यहाँ पर भी पीले रंग की आभा काम में ली गई है। इससे हमें इसके ऊपरी और धरातलीय भाग में हमें एक समानता सी दिखाई देती है, तारतम्यता, जुड़ाव दिखाई देता है, जिससे चित्र का प्रभाव अपने आप में ही स्पष्ट और प्रभावशाली दिखाई देता है। इसी को प्रभावी बनाने के लिए कलाकार में यहाँ आकाश या खाली अंतराल को भी दिखाया है, जिससे ये चित्र और प्रभावशाली बन गया है। यहाँ पर बिल्कुल कम मात्रा में गहरे पीली आभा लेते हुए ही यहाँ पर पीछे झाड़ियां दिखाई गई हैं। तो कलाकार ने बड़ी चतुराई से इसी रंगांकन की जो समानता रखने के लिए जो पीली आभा काम में ली थी उसका यहाँ प्रयोग किया है, जिससे चित्र में गहराई भी आ गई है और एक तारतम्यता, एक समन्वय भी स्थापित हुआ है। यहाँ पर हम संतुलन की बात करें बच्चों तो कलाकार ने देखिए बीच में इस जटिल वृक्ष का निर्माण किया है, जबकि दोनों ओर सरल वृक्षाकृतियां बनाई हैं, जिससे कि जो जटिलता है वह केंद्र में और सरलता दोनों ओर है। तो जटिलता कम और मध्य में है, सरलता दोनों ओर है और अधिक है, अर्थात दो पेड़ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस चित्र में संतुलन बनाया गया है। यहाँ पर हल्की रंग योजना बीच में, गहरी ऊपर और यहाँ पृष्ठभाग को दिखाने के लिए कम मात्रा में गहरी रंग योजना भी की गई है। तो बड़ी सुंदरता से यहाँ पर
चित्र में रंगों का समन्वय स्थापित किया गया है, आकारों का समन्वय और संतुलन भी स्थापित किया गया है। अतः बच्चों हमको यही चीज यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। हमें चित्रों में रंगांकन भी सिखाया जाता है। रंगों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। रंगों का सही अभ्यास हम करेंगे तभी हम चित्र में उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। अतः हमें रंगों की जानकारी, उन्हें कैसे काम में लेना है, यह भी नितांत आवश्यक है। तो अभ्यास से तो हम रंगांकन सीख ही सकते हैं, साथ ही साथ हमें रंगांकन कैसे करना है हम उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। जब बच्चे शुरुआत में रंगों को काम में लेते हैं तो बच्चों उन्हें मोम रंग और जल रंगों से यह रंगांकन सीखना चाहिए। शुरुआत में वह पेंसिल कलर भी काम में ले सकते हैं। चूंकि पेंसिल कलर को मिटाया जा सकता है, उसमें सुधार दोबारा से किया जा सकता है, इसलिए आप इन छोटे साधनों का प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। तो अभ्यास के लिए आप पेंसिल कलर, मोम कलर काम में ले सकते हैं, लेकिन हमें काम जल रंगों में ही करना है। तो जल रंग के सीखने के लिए एक तो अभ्यास की आवश्यकता है, और यह अभ्यास हमारे पेंसिल स्केच से भी होता है बच्चों। जब हम पेंसिल स्केच से शेडिंग करते हैं शीट में, तो शेडिंग से भी हमें रंगांकन की तान कैसे काम में लेनी होगी, उसका नियत स्थान क्या होगा, वह भी सीखने को मिलता है। साथ ही साथ रंगांकन की तकनीक क्या होगी। जब जल रंग हम काम में लेते हैं चित्रों में, तो वे हमें हल्के से गहरे रंगों की ओर काम में लेना चाहिए, अर्थात पहले हल्का फिर गहरा रंग काम में लेना चाहिए। इससे चित्र में एक भावनात्मक स्पष्टता आती है। इससे चित्रों में हम भावों को बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं। तो भावों की स्पष्टता के लिए बच्चों रंगांकन जरूरी होता है, तभी हमारा चित्र हमें सजीव दिखाई देता है। रंगों को हम कैसे काम में लें। हमने रेखा चित्र बनाया, सबसे पहले रेखा चित्र बनाए और रंग करें तो हमें रबर से हमारा रेखांकन कुछ हल्का कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमें हल्की रंग योजना चुननी चाहिए। हम हल्की रंगों को ही अपने चित्र में सबसे पहले लगाएं। इसके पश्चात हम अन्य रंगों की भी हल्की रंग योजनाओं को प्रयुक्त करें, अर्थात जो भी हमारे बाकी स्थानों पर रंग लगाना रह गया है, उन सभी रंगों की हल्की रंग योजना हम लगा लें और उन हल्के रंगों को हम दोबारा गहरी रंग योजना में प्रयुक्त करें। तो हम थोड़ा सा गहरा उसको करते चलते हैं और अंत में जहां हमें सबसे ज्यादा छाया दिखानी है, गहरा करना है, वह रंग हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 स्तर का प्रयोग करके हम अपनी इस रंग योजना को काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम प्रकृति चित्रण करते वक्त इन रंगों को भी काम में ले सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण है बच्चों, इसमें पहला स्तर वही हमारा रेखा चित्र का होगा। रेखा चित्र रबर से हल्का करिए और उसके बाद में हल्की रंगों को आप अपने चित्र में भरिए। उसके पश्चात हम हल्की रंगतों से अपने चित्र को पूर्ण कर लेते हैं और अंत में जहां जहां भी हमें गहरा रंग करना है, हम वहां उन्हीं रंगों की गहरी तान का प्रयोग करके अपने चित्र को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह चित्र रंगांकन से पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमें अपने चित्रों में रंग काम में लेने चाहिए। बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।